जय माता दी दोस्तों। अभी 8 नवंबर को हम माता वैष्णो देवी की यात्रा करके आए हैं। तो कुछ लोगों के जो डाउट्स होते हैं मैं चाहूँ वो क्लियर करना चाहूँगा। हम जब यात्रा करने जा रहे हैं उससे पहले हमने कई यूट्यूब चैनल्स पे वीडियोज़ वगैरह देखे कि कैसे यात्रा करनी है, कहाँ से क्या लेना है, कार्ड कहाँ बनेगा, कैसे कुछ वो सब सुविधाएं। पर संपूर्ण जानकारी हमें नहीं मिल पाई किसी भी वीडियो से प्रॉपर वे में। तो मैं अपनी तरफ से जो हमें अ, अनुभव हुआ है वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले ये सबका डाउट रहता है कि हम वैष्णो देवी यात्रा के लिए हमें कहाँ जाना होता है या कौन से नियरेस्ट शहर से हम यात्रा शुरू कर सकते हैं। तो वो कटरा है। कटरा के लिए कई शहरों से सीधी ट्रेन्स अवेलेबल है, सीधी बस अवेलेबल है। और अगर उस वहाँ के लिए डायरेक्ट नहीं है तो आपको जम्मू तवी के लिए डायरेक्ट ट्रेन्स या बस मिल जाएगी। वहाँ से आप वाया ट्रेन या बस कटरा जा सकते हैं। जब भी आप कटरा पहुँच रहे हैं, पहुँचते ही अगर आप रूम लेना चाहें तो वहाँ बहुत सारी होटल्स अवेलेबल है, तो रूम ले सकते हैं। और या फिर रेलवे स्टेशन पे भी आपको डॉर्मेट्री मिल जाती है, और वो भी आप नहीं लेना चाहे, 1 डे का ही आपका है कि भी हम लोग ट्रैकिंग करके तुरंत वापस निकलेंगे। तो आप रेलवे स्टेशन पे लॉकर रूम में अपना सामान रखवा सकते हैं। वहाँ 50 रुपीज़ पर लॉकर चार्ज रहता है। वो सामान आप वहाँ रख के फिर ट्रैकिंग शुरू कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 मैं आपको सब प्रोसेस बताऊंगा कैसे क्या करना है। तो हम लोग जैसे ट्रेन से उतरे तो हमने ये डिसाइड किया था कि हम लोग यहाँ नाइट स्टे नहीं करेंगे, हमें वापस निकलना है, क्योंकि नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग हमारी ट्रेन थी जम्मू तवी से। तो हम लोग श्री शक्ति एक्सप्रेस दिल्ली से कटरा उतरे सुबह मॉर्निंग में 5 बजे। हम लोग स्टेशन पे ही डॉर्मेट्री में फ्रेश वगैरह हो गए। उसके बाद में हमने लॉकर रूम में अपना सामान रख दिया, लगेज, और एक बैग साथ में लिया। हम 3 दोस्त थे तो सबकी एक एक ड्रेस और टॉवेल्स वगैरह जो कुछ है, साबुन शैम्पू वगैरह, ताकि हम लोग वह भवन पर ऊपर पहुंच के वापस नहा के और माता के दर्शन कर सकें। तो लॉकर रूम में रखने के बाद में सबसे पहले ये काम होता है कि आपको RFID कार्ड बनाना होता है। वो अगर आप नहीं बनाते तो आप यात्रा प्रारंभ नहीं कर सकते। तो RFID कार्ड बनाने के 3-4 स्थान हैं, तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से वहाँ से बनवा सकते हैं। बनाने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगता है। आप आधार कार्ड जैसे ही देंगे विदिन 1 और 2 मिनट्स आपका RFID कार्ड बन जाता है। तो या तो आप रेलवे स्टेशन पे ही मेन गेट से बाहर निकलने के बाद में लेफ़्ट लेंगे और वापस राइट लेंगे तो बाहर की तरफ लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ आ जाएगा फैसिलिटी सेंटर लिखा हुआ, RFID फैसिलिटी सेंटर। तो वहाँ से आप कार्ड बनवा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये रहेगा कि आप बस स्टैंड से बनवा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन ये है कि जो आप चढ़ाई करेंगे भवन के लिए तो एक ताराकोट मार्ग है, वहाँ पे स्टार्टिंग में आपको मिल जाएगा ऑप्शन, वहाँ से भी आप कार्ड बनवा सकते हैं। और बाणगंगा मार्ग से जा रहे हैं तो वहाँ बाणगंगा पे भी कार्ड बनवा सकते हैं। ये इसके बाद में आपको क्या करना होता है, कार टैक्सी जो भी आप शेयरिंग कार लेके यात्रा के लिए रवाना हो सकते हैं। नाश्ता वास्ता करने के बाद में, नाश्ते के लिए आपको स्टेशन के सामने ही दुकान वगैरह मिल जाएगी, रेस्टोरेंट्स वगैरह, और आप थोड़ा अंदर सिटी में जाके करना चाहें तो वहाँ से भी कर सकते हैं। तो हमने जो नया रास्ता बना है ताराकोट, वहाँ से चढ़ाई शुरू की थी। आप चाहे तो बाणगंगा से भी कर सकते हैं, वो थोड़ा सा पुराना रास्ता है और उस पर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सीढ़ी वगैरह भी होती है। ये जो नया रास्ता बना है इसमें किसी तरह की सीढ़ियाँ नहीं है। तो हम लोगों ने ताराकोट वाला ऑप्शन चुना। तो दोनों जगह जाने के लिए आपको, अगर आप स्टेशन से आ रहे हैं तो 250-260 रुपीज़ ऑटो वाला लेगा। उसमें ऑटो का रेंट है, भले आप मेंबर 4 बैठे, 2 बैठे, 1 बैठे, उनका फिक्स रहता है। और बाणगंगा जाएंगे तो उनका लगभग 200 रुपीज़ वो लोग लेते हैं। बाणगंगा ताराकोट से फिर हम लोगों ने चढ़ाई शुरू की थी, तो आप आराम से चढ़ाई कर सकते हैं। तो उस और अगर आप होटल में रुक रहे हैं तो होटल वाले आपको अपनी गाड़ी से वहाँ चढ़ाई वाले पॉइंट पे ताराकोट कहेंगे तो ताराकोट, बाणगंगा कहें तो बाणगंगा आपको छोड़ देंगे और फिर आप चढ़ाई शुरू कर सकते हैं। जब आप वापस रिटर्न में नीचे आएंगे तो होटल में कॉल करेंगे तो उनकी गाड़ी आपको लेने भी आ जाएगी। तो अब ये सवाल रहता है कि यात्रा कहाँ से प्रारंभ करें। तो अगर नए व्यक्ति हैं और पहली बार जा रहे हैं तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप लोग भी ताराकोट से ही चढ़ाई शुरू करें, क्योंकि इस पूरे रास्ते में आपको कहीं भी सीढ़ी देखने को नहीं मिलेगी।
पूरा फ्लैट रास्ता है, पूरे रास्ते में ब्लॉक्स लगे हुए, ऊपर टीन शेड से कवर कर रखा है। जगह जगह हर किलोमीटर 1.25 किलोमीटर में आपको सुलभ शौचालय, टॉयलेट, वॉशरूम की फैसिलिटीज़ मिलेगी। सेपरेट लेडीज़ के लिए अलग, जेंट्स के लिए अलग। और जगह जगह आपको 700-800 मीटर पे पानी की फैसिलिटी मिलेगी, नॉर्मल पानी, ठंडा पानी और गर्म पानी। उसके अलावा जैसे 2.5 से 3 किलोमीटर के दायरे में आपको डिस्पेंसरी मिलेगी। तो आपको कोई हेल्थ इशू हो जाता है तो आप वहाँ दिखा सकते हैं, प्रॉपर डॉक्टर बैठते हैं, कंपाउंडर्स वगैरह, पूरी एक यूनिट होती है उनकी, और मेडिसिन भी अवेलेबल है। अगर किसी तरह की इमरजेंसी हो जाती है तो वो लोग ट्रीटमेंट करने के बाद में, अगर कुछ ज़्यादा इमरजेंसी है तो उनके पास एम्बुलेंस फैसिलिटी अवेलेबल होती है। वहाँ से आपको वो लोग जम्मू की CSC में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, अब तो चलिए आगे की बात करते हैं कि अब जैसे आपको ऊपर चढ़ना है, कोई पैदल नहीं चढ़ पा रहा है, तो उनके लिए क्या ऑप्शन अवेलेबल है। तो ताराकोट मार्ग से तो आपको सिर्फ एक ट्रॉली मिलेगी, जो कुछ एक लोग खड़े रहते हैं। बाकी बाणगंगा मार्ग से अगर आप चढ़ रहे हैं और कोई पैदल नहीं चढ़ पा रहा है तो उनके लिए पालकी और खच्चर, इन दोनों की व्यवस्था है। खच्चर वाला आपको बाणगंगा से भवन तक ले जाएगा तो करीब 1300 रुपये लेगा, और अर्धकुंवारी से आपको भवन तक ले जाएगा तो उसके 650 लेगा। या फिर आप ये समझिए कि बाणगंगा से अर्धकुंवारी तक जाएंगे तो भी 650 ही लेगा। अर्धकुंवारी एक सेंटर पॉइंट है यात्रा का, बीच का पॉइंट। और पालकी वाले कितना चार्ज करते हैं वो हमने पूछा नहीं, पर मुझे लग रहा है कम से कम वो 3000 आसपास तो चार्ज करते ही होंगे, कि वो 4 लोग पालकी को उठा के लेके जाते हैं और एक व्यक्ति को बिठाते हैं अंदर। चलिए फिर आगे की बात करते हैं। फिर हम लोग जैसे चढ़ाई कर रहे हैं तो चढ़ाई करते करते आपको जगह जगह ये सब फैसिलिटीज़ मिलेगी। और ताराकोटा मार्ग से जाएंगे तो करीब 3 किलोमीटर बाद में भवन की तरफ से आपको वहाँ भोजनशाला मिल जाएगी, जो भंडारा कहते हैं। तो वहाँ आपको कढ़ी चावल या दाल चावल मिलेंगे और माता का प्रसाद के रूप में हलवा मिलेगा। तो उसके कोई चार्जेज नहीं है, साथ में चाय भी मिलती है। और ये बाणगंगा के मार्ग से भी जाएंगे तो आपको 1-2 जगह भंडारा मिलेगा। उसके बाद में ताराकोट के बाद में सीधे ही आपको अर्धकुंवारी जी में भंडारा मिलेगा। इनके अलावा जगह जगह नेस्ट कैफ़े, ये डोमिनोज और मैकडी का भी एक आउटलेट आया था बीच में, और बीकानेर वाले के 2-3 आउटलेट्स आते हैं अर्धकुंवारी तक में। बेस से अर्धकुंवारी तक अगर आप ताराकोट के मार्ग से यात्रा करते हैं तो। इसके अलावा अर्धकुंवारी जी पहुंचने के बाद भवन तक जाएंगे तो दुनिया भर के नेस्ट कैफ़े वालों के और दूसरे छोटे कैबिन्स आएंगे, और हिमकोटी आएगा। हिमकोटी में आपको रेस्टोरेंट देखने को मिलेगा। तो वहाँ क्या होता है कि श्राइन बोर्ड की तरफ से रेट्स फिक्स की हुई है। जैसे कि आप राजमा चावल के तो 55 रुपीज़ है, तो 55 रुपीज़ ही लेंगे। कढ़ी चावल के 55, दाल चावल के 40, मसाला डोसा 55 रुपीज़, सांभर वड़ा है तो उसके 35 या 40 रुपीज़, चाय के 10 रुपीज़, कॉफ़ी 20 रुपीज़। इस तरह से रीज़नेबल रेट्स है। तो किसी तरह की दुकानदारों की मनमानी वहाँ नहीं चलती है, सबकी रेट्स फिक्स है। तो चलिए अब आगे की बात करते हैं। तो चढ़ाई कैसे करें, ये तरीका है। तो अब चढ़ने का सही प्रॉपर तरीका ये है कि आप करीब 25 to 30 मिनट्स चलिए एक मीडियम स्पीड से, और फिर जगह जगह बेंच लगी हुई है तो आप वहाँ बैठ जाइए और थोड़ी देर से पानी पीते रहेंगे। फिर 5-7 मिनट या 4-5 मिनट रेस्ट करने के बाद में आप और आगे चलिए। इसी तरह से 25-30 मिनट फिर और रेस्ट कीजिए। इस तरह से चलिए। ज़्यादा जल्दबाजी करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है, फिर आप थक जाएंगे और प्रॉपर वे में चढ़ाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है। दूसरी ये बाकी की जो वॉशरूम हो गया, पानी पीने की सुविधा हो गई, डिस्पेंसरी हो गई, खाने पीने की जो छोटे आउटलेट्स हैं, वो सब सुविधाएं आपको रास्ते में जगह जगह मिलती रहेगी। अब जैसे ही आप बेस से चल रहे हैं तो 6 से 7 किलोमीटर बाद में अर्धकुंवारी जी आएंगे। अर्धकुंवारी जी अब आप पहुंच गए हैं तो वहाँ क्या करना होता है, वैसे लोगों की मान्यता है कि अर्धकुंवारी जी में दर्शन करने के बाद में ही आप माता के भवन दर्शन करने के लिए पधारें, पर वहाँ भीड़ ज़्यादा रहती है और टोकन सिस्टम चलता है। तो आप वहाँ से टोकन लेके फिर आगे बढ़ सकते हैं माता के लिए। तो आपको टोकन देंगे। जैसे कि हम लोग गए उसमें 200 मतलब 200 टोकन नंबर चल रहा था, हमें मिला 363।
तो वहाँ किसी को पूछा तो बोला कल मॉर्निंग तक आपका नंबर आ पाएगा। तो हमारे पास इतना समय नहीं था, तो फिर हम आगे बढ़ गए भवन की तरफ। और अब जैसे अर्धकुंवारी से भवन जाएंगे तो वो भी करीब 6 किलोमीटर का रास्ता है। तो अर्धकुंवारी जी से ये फैसिलिटीज़ है कि जो अर्धकुंवारी जी से आपको इलेक्ट्रिक वैन मिल जाएगी, ट्रॉली मिल जाएगी, खच्चर मिल जाएगा और पालकी मिल जाएगी। अगर आप पैदल नहीं चल रहे तो आपके लिए भवन तक ले जाने के लिए लोग अवेलेबल है। और उसके अलावा फिर जैसे ही अब आप 6 किलोमीटर की यात्रा करके भवन पहुंच रहे हैं, तो भवन पहुंचने के बाद में सबसे पहले क्या करें? सबसे पहले ये रहेगा कि आप वहाँ जगह जगह श्राइन बोर्ड की तरफ से भवन बने हुए हैं। तो आप सबसे पहले अलग अलग फ्लोर्स बने हुए हैं। जैसे हम जिस भवन में रुके नीचे बैठने के लिए है, फर्स्ट फ्लोर पे लॉकर रूम है, सेकंड फ्लोर पे लेडीज़ के लिए वॉशरूम प्लस बाथरूम, और थर्ड फ्लोर पे जेंट्स के लिए लेडीज़ वॉशरूम प्लस बाथरूम है। तो वहाँ आप नहा लीजिए, नहाने के बाद में कपड़े चेंज कर लीजिए। दूसरा ये है कि मंदिर में आपको किसी तरह का कोई सामान, बेल्ट, पर्स, घड़ी वगैरह कुछ भी अलाउ नहीं है। तो आप सब अपने बैग में रख लीजिए, मोबाइल वगैरह सब, और लॉकर में जमा करवा दीजिए। लॉकर में जमा करवाने का तरीका ये है कि नीचे की तरफ एक काउंटर है, वहाँ से 100 रुपीज़ देके आपको टोकन लेना है। टोकन लेने के बाद में आप क्या करेंगे कि सामान लॉकर रूम में रखेंगे। जैसे ही उसको टोकन वो रिसिप्ट बताएंगे तो सामान रख लेंगे। अब जब दूसरा ये है कि दर्शन करके जब आप वापस आएंगे, सेम टोकन बताएंगे, 100 रुपीज़ आपको रिटर्न मिल जाएंगे और सामान आपका दे दिया जाएगा। तो भवन में नहाने का और लॉकर का, ये जितने भी वहाँ भवन बने हुए सब में फ्री है। वो चार्ज सिर्फ आपको सामान रखते हैं उस समय लेते हैं 100 रुपीज़, और रिटर्न में आपको वापस मिल जाता है। दर्शन करने का सही तरीका। अब देखिए जैसे भवन में क्या होता है कि मॉर्निंग में आरती के समय और इवनिंग में आरती के समय 2 घंटे के लिए दर्शन रोक दिए जाते हैं। जैसे हम लोग वहाँ पहुँचे थे, देखिए हमने 1 बजे चढ़ाई शुरू की थी, 6 बजे हम पहुँच गए थे। आधे घंटे में लॉकर भी ले लिया हमने, नहा के तैयार भी हो गए। तो हम जब दर्शन के लिए पहुँचे तो हमने पूछा कि ये लाइट किसकी है, तो बोला दर्शन के लिए। तो मैं कहा चल क्यों नहीं रही है, खिसक क्यों नहीं रही है, रीजन क्या है? तो कि अभी आरती चल रही है। तो दर्शन वहाँ एक हॉल है, उस पर जितने श्रद्धालु आ सकते हैं उनको बिठा दिया गया है, बाकी लाइन में एजिटेट खड़ा रहना पड़ता है। फिर जैसे आरती कंप्लीट हो जाएगी फिर वापस दर्शन कराना शुरू करेंगे। तो हमने ये सोचा कि भाई इतने देर लाइन में लगने से बढ़िया है कि हम तब तक के लिए भोजन कर लें। तो जो मैंने नीचे बताया इसी तरह से वहाँ श्राइन बोर्ड का भंडारा है, तो वहाँ आप खाएंगे तो वो निःशुल्क है, मिलता जैसे कढ़ी चावल दाल चावल ही है, और हलवा मिलता है सूजी का थोड़ा सा माता का प्रसाद के रूप में। उसके अलावा जैसे चार्जेबल और भी जगह भवन्स है तो खाने के लिए, तो उसमें यही सेम होता है। राजमा चावल 55 रुपीज़, कढ़ी चावल 55, दाल चावल 40 रुपीज़, चाय 10 रुपीज़, कॉफ़ी 20 रुपीज़, एंड सांभर वड़ा, बिस्किट, इस तरह से कुछ ये लिमिटेड चीज़ें होती है। तो इनमें से भी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे हलवा वगैरह, तो हम लोग गए उस समय उन्होंने बोला कि भाई आउट ऑफ स्टॉक हो गया, अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो जो चीज़ें अवेलेबल होगी वही वो लोग देंगे और उसी का टोकन काटेंगे। तो फिर हम अगर आप भी इस समय पहुंच रहे हैं मॉर्निंग में या इवनिंग में, जब आरती के समय 2 घंटे दर्शन रोक दिए जाता है, तो मैं प्रेफर करूँगा कि नहा धो कर आप नाश्ता पानी या खाना जो भी करना चाहे कर सकते हैं, ताकि आपके समय की बचत हो जाए। और कुछ लोग ये करते हैं कि भाई 2 घंटे रोका गया तो हम भैरव बाबा के दर्शन करके आ जाए, वो वहाँ से भी 1 किलोमीटर ऊपर है भवन से भी, तो वो नहीं करना चाहिए। क्योंकि लोग मतलब मान्यता ऐसी है कि माता के दर्शन करने के बाद में ही आप भैरव बाबा के दर्शन करने पधारें। तो उसके बाद में अगर आरती के समय नहीं पहुंच रहे तो बमुश्किल आपके 30-40 मिनट में दर्शन हो जाते हैं। हमने खाना वाना होने के बाद में हम जब लाइन में लगे तो करीब 7 PM हो गए थे। तो हम लोग जब बाहर निकले तब तक 9:05 हो गए थे। बहुत अच्छे दर्शन हुए। पहले पीछे वाली गुफा के दर्शन करवाते हैं, उसके बाद में फ्रंट में माता के दर्शन करवाते हैं, जहाँ पिंडिया है, झरना आता है गुफा में, वहाँ से दर्शन करने के बाद में आप बाहर निकल जाएंगे। तो अब जैसे ये इसके अलावा एक चीज़ रहता है कि माता का प्रसाद, तो माता का प्रसाद वहाँ जगह जगह दुकानें बनी हुई है, वहाँ से माता की चुनरी और प्रसाद आप ले सकते हैं। दूसरा श्राइन बोर्ड की जगह जगह काउंटर बने हुए, वहाँ से
आप ले सकते हैं। तो एक पैकेट मिलेगा, उसका 100 रुपीज़ है अगर पानी वाले नारियल के साथ ले रहे हैं, और विदाउट नारियल लेंगे तो 50 रुपीज़ है। वो मिलेगा। अंदर प्रसाद कहीं भी चढ़ाने की कोई भी सुविधा नहीं है, सिर्फ नारियल ले जाएंगे तो वो आपको आपका जमा कर देंगे और आपको एक टोकन देंगे। दर्शन कंप्लीट होके जब बाहर आएंगे आप, तो एक जगह पे दर्शन कंप्लीट होते प्रसाद के लिए काउंटर बना हुआ है, तो छोटे छोटे पाउचेज में हमको वो प्रसाद देते हैं। और उसके जस्ट आगे चलते ही राइट हैंड साइड में वो जो हमने नारियल वहाँ चढ़ाया उसका टोकन दिया था, वो जैसे ही हम वहाँ देंगे तो बदले में हमें दूसरा नारियल वो वापस दे देंगे। इतना ही है। दूसरा वहाँ का कोई किसी तरह का कोई प्रसाद वरसाद चढ़ाने का नहीं है। माता की चुनरी आप ले जा सकते हैं, वो वहाँ चढ़वा सकते हैं। फिर इसके बाद में आप क्या करेंगे कि भैरव दर्शन हो गए, उसके बाद में भैरव बाबा के दर्शन के लिए जाए, तो भैरव बाबा के दर्शन के लिए आप जा रहे हैं तो पैदल जा सकते हैं। उसके अलावा वहाँ से रोप वे की फैसिलिटी है। रोप वे इवनिंग में करीब 5 PM वो लोग क्लोज कर देते हैं। उसके बाद में आपको पैदल ही जाना होता है, और रोप वे से आप जाना चाह रहे हैं तो 5 PM से पहले माता के दर्शन करके रोप वे का टिकट लेके आप भैरव बाबा के लिए जा सकते हैं। उसका 100 रुपीज़ टिकट है। फिर भैरव बाबा के दर्शन के बाद में अब आप जैसे आराम से नीचे उतर सकते हैं और जा सकते हैं। आप वहाँ रुकना चाहें तो एक तो बड़ा सा हॉल होता है जहाँ आपको एक ब्लैंकेट देंगे, उसके भी रिसिप्ट कटवानी होगी और 100 रुपीज़ देने होंगे। जब मॉर्निंग में आप ब्लैंकेट जमा करवाएंगे तो आपको 100 रुपीज़ रिटर्न मिल जाएंगे। इस तरह से भवन में जैसे रिसिप्ट कटवाते हैं उस समय कुछ अमाउंट जमा करवाना होता है, पर जब आप कुछ सुविधाएं हैं जो आपने ले ली है और उसके बाद में आप वो रिसिप्ट दिखाकर अपने अमाउंट है जो वो वापस रिटर्न ले सकते हैं। तो जैसे कि हमारा एक्सपीरियंस रहा वो हम बताना चाहेंगे कि हम लोग 5:30 बजे वहाँ उतरे थे। उसके बाद में हमने नहा धो के तैयार होने के बाद में ऑटो लेके ताराकोट आए। ताराकोट से हम लोग धीरे धीरे आराम से चढ़ रहे थे, और किसी दोस्त को इमरजेंसी होने के बाद कारण से हम लोगों को 10 से लेके 1 बजे तक यात्रा रोकनी पड़ी, और 1 बजे के आसपास हम वापस जम्मू भी हमें वापस आना पड़ा। फिर हमने लगभग 1 बजे वापस यात्रा शुरू की थी, तो हम लोग 6 बजे भवन पहुंच गए थे। हमने ये स्ट्रेटेजी बनाई थी कि 25 से 30 मिनट हमें चलना है और 2 से 4 मिनट रेस्ट करना है। इस तरह से हम 6 बजे पहुंच गए थे। पहुंचने के बाद नहा धो के 6:30 बजे हम लोग फ्री हो गए। फिर हमने देखा कि दर्शन अभी रोके हुए, आरती चल रही है, तो हमने जल्दी से भोजन कर लिया और 7 बजे वापस लाइन में लग गए। तो 9:05 9:10 तक हम लोग दर्शन करके फ्री हो गए थे। फिर भैरव बाबा के दर्शन करके फिर हम लोग वापस नीचे आ गए। अब कुछ लोगों का ये डाउट रहता है कि भाई यात्रा किस समय करनी सही रहती है। तो पूरे ट्रैक में बाणगंगा से आप जाएं या ताराकोट से, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। लेडीज अकेली भी यात्रा कर सकती है, क्योंकि हमने देखा है हम जब वापस नीचे उतर रहे थे करीब 12:30 बजे के आसपास, तब 2-3 लेडीज ऐसी थी जो अकेले ही नीचे उतर रही थी, मतलब उनके साथ कोई व्यक्ति नहीं था। तो किसी तरह का वह भय, डर, भाव, ऐसा किसी तरह का कोई माहौल नहीं है। और ट्रैकिंग 24/7 शुरू रहती है, डे नाइट हमेशा चलती ही रहती है। तो आप किसी भी समय जब उतर रहे हैं तो ट्रैकिंग अपनी शुरू कर सकते हैं अपने सुविधा के हिसाब से। तो दोस्तों, हमने 9:45 पे वापस नीचे उतरना शुरू किया था। तो 12:30 पे हम लोग 12:30 AM नाइट में वापस नीचे आ गए थे। फिर हमने वहाँ से ऑटो करके हम लोग हमारा अपना लगेज लेने के लिए स्टेशन गए। वहाँ से हमने वापस ऑटो करके हम लोग बस स्टैंड आए। तो तब तक लगभग रात के 1:15 बज गया था। तो हमें हिसार रोडवेज की एक बस मिल गई थी, तो वो बस पकड़ के हम लोग जम्मू आ गए, क्योंकि हमारी कटरा से नहीं, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जम्मू से ट्रेन थी। तो अब जैसे हम लोग करीब 2:30 बजे पहुंच गए थे जम्मू बस स्टैंड। तो वहाँ से ऑटो लेके आप जम्मू तवी आ सकते हैं। वो करीब 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है। फिर जम्मू तवी रेलवे स्टेशन आके हमने वेटिंग रूम में थोड़ा रेस्ट किया और मॉर्निंग में ट्रेन पकड़ के हम लोग अपने घर को आ गए। जय माता दी।